जुड़े हैं, हम उनका आभार प्रकट करते हैं और एक बार फिर दोबारा डॉक्टर शिवाजी कुमार सर का हम अभिनंदन करते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि अपने मुखार बिंदुओं से दिव्यांग भाई लोगों को आज के टॉपिक पे, आज के विषय पे जानकारी उपलब्ध करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सर का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन एवं प्रणाम करते हैं। थैंक यू सर जी। लालचंद सर के शब्दों में भी मैं अपने दो शब्द जोड़ते हुए सर का आज इसके पटल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने प्रारंभ में ही आप लोगों को बताया, देखिए किसी भी समाज का, किसी भी राज्य का यह गौरव होता है कि उनका जो प्रतिनिधि हो, उनका जो प्रतिनिधित्व करता हो, वो एक ऐसा व्यक्तित्व हो जो राष्ट्रीयकृत हो। ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदरणीय डॉक्टर शिवाजी कुमार सर का मैं आह्वान करता हूं कि वे आए और आज के विषय पर अपने महनीय विचार हमारे बीच रखें। आदरणीय शिवाजी सर। सर आपका माइक अनम्यूट करें जी। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। और नागेश पांडे जी जो RSVL लखनऊ से हैं, उनको भी आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। मैं अभी एक कार्यक्रम में था और आपका फोन आया तो मैं तुरंत उस कार्यक्रम को बंद करके और आपके कार्यक्रम में मैं अभी जो एक हमारे ब्लॉक में रिव्यू मीटिंग कर रहा हूँ। आप पीछे देख रहे होंगे हमारे ब्लॉक का लगा हुआ है लोगो भी। तो मैं जस्ट बता दूं कि आप लोग लगातार बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में जो अलग अलग धाराएं हैं, 102 धाराएं हैं, सभी कोई जानते हैं कि जो है ऑफिस ऑफ स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी को सभी दिव्यांगजनों के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉनिटरिंग करने का पावर है, उनको सो मोटो देने का पावर है, उनके पास 1908 के सिविल कोड का पावर है और रिव्यू करने का, और किसी भी पदाधिकारी, और ये सरकार को ही मॉनिटरिंग करने के लिए जो है ये स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी को बनाया गया है। और 2016 का जो द राइट्स ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट में बहुत सारे जो है प्रयास इनके राइट्स को दिए गए हैं और इसको सभी लोगों को जानना जरूरी है। आप सब जानते हैं जैसे कि आप किसी को सामान्य लोगों को जॉब की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको हर तरह का सुविधा, उनके प्रोफेशनल्स की व्यवस्था कर रहे हैं। तो सेक्शन 3 बोलता है जो है किसी तरह का विभेद, उनको समता और अभिभेद, मतलब किसी दिव्यांगजनों को इसलिए ये कोई काम से नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वो दिव्यांग है या वो 100% भी दिव्यांगजन हो, तो सरकार को उसके लिए जो है वो ढूंढने पड़ेंगे कि कौन काम वो कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी तरह का काम नहीं कर सकता है। उसी तरह सेक्शन 4 में जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज के बारे में ज़्यादा दिया हुआ है कि उसको अलग से, महिला दिव्यांगजन है, जानते ही हैं कि आपको दिव्यांगता और महिला दिव्यांग होने के कारण ज़्यादा उनको इस तरह की चीज़ों से झेलना पड़ता है समाज में जो है या बाकी जगह है। तो इस सभी चीज़ों को, आइए वीडियो मैडम बैठिए, आप बैठिए ना। कम्युनिटी लाइफ का जो उसका अधिकार है, तो सेक्शन 5 में बोला जाता है कि सामुदायिक जीवन में उसको रहने का अधिकार है। सेक्शन 6 है प्रोटेक्शन फ्रॉम द क्वालिटी, कोई उसको अमानवीय व्यवहार से नहीं किया जा सकता, उसके लिए जो है 6 माह से 5 साल की सजा का है, 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना है। उनको कोई दिव्यांग को कोई ऐसे अशोभनीय वर्ड नहीं बोल सकता जो सेक्शन 7 में दिया हुआ है। हिंसा और शोषण से संरक्षण दिया हुआ है जो सरकार को दायित्व दिया हुआ है। उसी तरह उसको प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी, जैसे अभी कोविड के दौरान सेक्शन 8 में ये वर्णित है कि दिव्यांगजनों को हर तरह का उसको प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी की व्यवस्था करना है। तो आप देख ही रहे हैं लगातार बिहार में आपने देखा होगा कि हम लोग जब से कोविड प्रारंभ हुआ अभी तक लाखों की संख्या में दिव्यांगजनों को किसी तरह की उनकी समस्या हो, चाहे उनका राशन का है या उनको अग्रिम पेंशन देने की बात हो, मनरेगा की जॉब देने की बात हो या उनको स्पेशल एजुकेशन घर में देने की बात हो,
या अन्य जो उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होना है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन होना है, स्पीच थेरेपी होना है, या जो भी जिस तरह की समस्या हो रही है, या हम लोग ने ई कोर्ट के माध्यम से हम लोग लगातार जिला वाइज हम लोगों ने ई न्यायालय लगाए हैं, यानी अपने मोबाइल के माध्यम से वो हमारे साथ वो जुड़े और अपनी समस्याओं को ऑन द स्पॉट हम लोगों ने समाधान किया, जिसकी संख्या हमारे जो हमने एनुअल रिपोर्ट निकाला है, मैं आपसे मैं ये बता दूं कि हमारे आने से पहले हमारे पास हम लोग ने एक हर साल हमारे वेबसाइट में जाएंगे तो एक वार्षिक रिपोर्ट जो होती है, तो आप ये देखेंगे ये हम लोग का जो वार्षिक रिपोर्ट है इस 2019-20 का है। इस वार्षिक रिपोर्ट के बारे में मैं आप लोग से चर्चा करूंगा कि इस वार्षिक रिपोर्ट में जहां मेरे आने से पहले जो बैठक थी शून्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ एडवोकेसी बैठक, सार्वजनिक स्थलों भवनों का एक्सेस ऑडिट, ऑन द स्पॉट विजिट, औचक निरीक्षण, ये सब जो है शून्य एक हमारे आने से पहले एक मात्र था 17-18 में, जो अगर आप जोड़ें तो जो 18-19 में काफी संख्या बढ़ गई। अगर सबको जोड़ दे तो 1000 से ज्यादा हम लोगों ने मीटिंग किया, और 2019-20 में अगर जोड़ दे तो उसमें भी ज्यादा करीब 1122 तो सिर्फ एडवोकेसी बैठक हुई। उसी तरह हम लोगों ने अपने विभिन्न जिलों में प्रखंडों में विजिट किया, जो 2 साल के अंतराल हम लोगों ने 38 जिला, जो बिहार में मात्र 38 जिले हैं, उसके 534 ब्लॉक के आलोक में 454 जो ब्लॉक है हम लोगों ने 31 मार्च 2020 तक कर लिया था। और आज भी मैं एक ब्लॉक में हूँ, अगर इस ब्लॉक को जोड़ दिया जाए 54 तो आप देखिए 62 या 63वां ये जो मेरा ब्लॉक है, जो हम आज एकंगरसराय में है। उसी तरह 7081 पंचायत पहले हम लोगों ने विजिट किया था। और परिवारों को देखें तो जहां हमारे आने से पहले 115 सालाना परिवार को देखा जाता था, 18-19 में 1,30,000 और 19-20 में 1,90,000। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि न्यायालय प्रक्रिया द्वारा अस्थायी कोर्ट, मोबाइल कोर्ट और सभी के माध्यम से दिव्यांगजनों की जो समस्या है सभी को सुनी जा रही है। रहा जो आपका आज टॉपिक है दिव्यांगजनों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, तो आप सेक्शन आप जब देखेंगे तो सेक्शन आप स्टार्ट करेंगे तो जहां एडल्ट एजुकेशन की बात है सेक्शन 18 में, सेक्शन 19 में दिया हुआ है व्यावसायिक प्रशिक्षण और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 19 में वोकेशनल ट्रेनिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कही गई है। सरकार सारी वो व्यवस्था कर रही है जो दिव्यांगजनों को हर जो जिस तरह का सक्षम है उसको व्यावसायिक ट्रेनिंग करवा के और उनको नियोजन, या तो सेल्फ नियोजन, या आप जानते हैं सरकारी नौकरियों में 4% का नियोजन की व्यवस्था की गई है। और बिहार पहला राज्य है भारत में जो हमने 3 दिसंबर 2019 को एक अध्यादेश जारी किया था, हमारा एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ था जिसमें 5% प्राइवेट सेक्टर में भी जो है दिव्यांगजनों के आरक्षण की बात कही गई थी, जो सेक्शन 21 में है, इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी। मैं सभी को बता दूं 19, 20, 21, 22 और 23 और ये जो है टोटली आपसे रिलेटेड है। जो आपने व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्व नियोजन की बात की है, तो मैं जितने आप दर्शक हैं मैं देख रहा हूँ करीब 80 से ज्यादा इस लाइन में जुड़े हुए हैं। मैं सभी को बता दूं कृपया आप सेक्शन आप जाएं 19, 20, 21, 22 और 23, ये सारे सेक्शन जो है दिव्यांगजनों के इससे रिलेटेड हैं। इनके बारे में आप बताएं उनको कि वोकेशनल ट्रेनिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था सेक्शन 19 में है और उसको नियोजन में कोई विभेद न हो। मान लीजिए कि कहीं भी सरकारी या प्राइवेट संस्थानों में उनका नियोजन है तो उनका मान लीजिए उनको टॉयलेट देना या लेट से आना या उनका थंब काम नहीं कर रहा है तो सिग्नेचर में जो आजकल जो व्यवस्था की उसके अनुरूप करना, या उनके लिए पहले थोड़ा सा समय से छुट्टी देना या उनके हिसाब से उनकी सारी व्यवस्था करना, जो ऑटोमेटिकली दिया हुआ है कि किसी तरह नियोजन में भी अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप ये कहकर आपको नहीं वो रख सकते हैं कि आप दिव्यांगजन हैं। तो ये सेक्शन 20 में दिया हुआ है नियोजन में विभेद न करना। और सेक्शन 21 है इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी, मतलब सरकारी जितनी सरकार की संस्थाएं हैं और प्राइवेट संस्थाएं सभी को ये एक सर्टिफिकेट ऑफिस ऑफ स्टेट कमिश्नर से लेना है। हमारे बिहार सरकार ने जो GAD है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, हमारे यहाँ से उन्होंने निबंधन लिया हुआ है कि हम किसी तरह के दिव्यांगजनों को कोई विभेद नहीं करते। साथ ही साथ जितने बैंकिंग सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर है या 20 व्यक्ति से ज्यादा लोग जहाँ काम करते हैं
सभी को सेक्शन 21 के तहत जो है उनको निबंधन लेना है, जहां उनको देखना होगा कि दिव्यांगजनों को 5% का आरक्षण है कि नहीं, या दिव्यांगजनों के लिए वहां पर ऑफिस में रैंप की व्यवस्था है कि नहीं, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है कि नहीं, या अन्य सुविधाएं जो है वो सारी सुविधाएं हैं कि नहीं। तो ये हेल्थ केयर की सुविधा से लेकर सारा चीज है। उसी तरह सेक्शन 21 बोलता है कि जो भी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, कितने दिव्यांगजन आए, उनका क्या क्या है, उनके सर्टिफिकेट के अलावा उनकी जो भी उनका उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उनको आपको रखना होगा। जब कोई भी दिव्यांग व्यक्ति पूछे तो आप ये नहीं बता सकते कि मेरे पास जो है इसकी डाटा नहीं, कितने लोग डेथ किए, कितने लोग हमारे यहाँ हैं, या जो रोस्टर में जो एम्प्लॉयमेंट का जो रोस्टर है आप जानते हैं 4%, तो बैकलॉग कितनी है। ये सेक्शन 22 बोलते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स है। सेक्शन 23 है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रीवांस ऑफ रिड्रेसल, यानी सभी विभाग को, प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, एक व्यक्ति को आपको नियुक्त करना पड़ेगा जो दिव्यांगजनों को शिकायतों को तय सीमा के अंदर उनको रिड्रेसल करना पड़ेगा। और इसके बाद बाकी चीजें है। तो इसी तरह मैं मेरा और अन्य कार्यक्रम भी है, तो मैं बस यही बता दूं कि आपने मुझे बुलाया, और जितने हमारे विशेषज्ञ हैं, प्रोफेशनल्स हैं या दिव्यांगजन हैं, सभी को मैं चाहूंगा कि जो 102 धाराएं हैं, सेक्शन दिया हुआ है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का, उनको आप जरूर पढ़ें। साथ ही साथ हमारा वेबसाइट है स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी, आप सर्च करेंगे तो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। उसमें बहुत सारे अपडेटेड है जो ऑर्डर्स है, जो हम लोगों ने सैकड़ों की संख्या में हमारे यहाँ ऑर्डर्स दिए हैं, तो उस ऑर्डर्स की कॉपी आपको उपलब्ध हो जाएगी, अपडेट उपलब्ध हो जाएगा। बहुत सारे रिसोर्स मटेरियल्स हैं जो आप लोगों के लिए उपलब्ध है। तो हमारे वेबसाइट को अपडेट करें। साथ ही साथ मेरा एनुअल रिपोर्ट में पांडे जी को मेरे सॉफ्ट कॉपी भी है, मैं भेज दूंगा। ये सभी के साथ आप शेयर करें और ये बताएं कि दिव्यांगजन हमारे सरकार के लिए, भारत सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट है, उस महत्वपूर्ण अंग है। वैसे आप जानते हैं डिसेबिलिटी स्टेट चैप्टर होता है, तो हमारे खासकर बिहार में दिव्यांगजनों के लिए काफी कुछ सरकार कर रही है। हमारे यहाँ जिस दिन मातृबंधन योजना है, जिस दिन बच्चे गर्भ धारण करते हैं, जिस दिन इस पृथ्वी पर जिस दिन उनका कंसीव होता है, तब से लेके जब जन्म रेगुलर उसका जो एंटीनेटल चेकअप है वो होना है, इसके अलावा प्री नेटल चेकअप्स है वो होना है। नियोनेटल्स के अगर मान लीजिए SNCU है, स्पेशल नियोनेटल केयर यूनिट है, सभी हॉस्पिटल्स में है। और जहाँ पर कम वेट के बच्चे पैदा होते हैं या उनको एट रिस्क चाइल्ड होता है, वहाँ देखा जाता है। DIS है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स हैं। इसके अलावा आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चे को, और आप जानते हैं कि जो बच्चे 6 साल से पहले सुन नहीं पाते हैं, तो उसके लिए भारत सरकार का एक योजना है टेम्पोरल बोन और कोक्लियर इम्प्लांटेशन, इसमें 6 लाख रुपया भारत सरकार देती है। तो उस योजनाओं का आप सभी लोग लाभ ले सकते हैं, जो हमारे यहाँ ICDS काम करती है। और 6 साल से 18 साल तक का तो आप जानते ही हैं, फ्री एजुकेशन की बात है। इसके अलावा 18 वर्ष से ऊपर जो है हमारे यहाँ अगर शादी होती है, तो आप जानते हैं बिहार में मुख्यमंत्री निःशक्त प्रोत्साहन योजना, यानी एक व्यक्ति दिव्यांगजन है तो उनको 1 लाख, अगर दोनों व्यक्ति दिव्यांगजन है पति पत्नी तो 1 लाख और 2 लाख, और दोनों अगर दिव्यांगजन भी है और इंटरकास्ट है तो 3 लाख रुपया। इसके अलावा मनरेगा का है, जॉब कार्ड है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण योजना है, उस स्वरोजगार ऋण लेकर अपना व्यवसाय कर सकते हैं। साथ ही साथ बाहर जाने आने के लिए हमारे यहाँ बिहार में एक संबल योजना चलती है। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति को मैं बता दूं कि कितनी भी कीमत की उसको इक्विपमेंट चाहिए, अगर वो स्पेशल है, मतलब कोई उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं खेल में, पढ़ाई लिखाई में, कला संस्कृति में। अभी हमारे बता दें, एक बच्ची का जिसका हाथ कट गया था, मायो इलेक्ट्रिक हैंड, जो 13 लाख से ज्यादा की कीमत का था, सरकार ने 75% राशि दी, वो ले हुई है। हमारे यहाँ बैटरी चालित से लेकर स्वचालित उपकरण जो खेल में हैं या कोई उत्कृष्ट प्रदर्शन किए, सभी को दिया जाता है। साथ ही बिहार सरकार खेल के आधार पर सरकारी नौकरी भी देती है। जो व्यक्ति पैरा खिलाड़ी हो या स्पेशल ओलंपिक्स हो या डेफ ओलंपिक हो या ब्लाइंड स्पोर्ट्स हो, अगर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है तो हर साल 5 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में जो है डायरेक्ट जॉब होती है सर्टिफिकेट के आधार पर। साथ ही साथ अगर वो राष्ट्रीय स्तर का अगर वो पुरस्कार माने मेडल लाते हैं तो 1 लाख रुपया गोल्ड पर है, 75 लाख सिल्वर पर है और ब्रॉन्ज पर जो है 50 लाख है। उसी तरह इंटरनेशनल मेडल प्राप्त करते हैं तो 1 करोड़ रुपया गोल्ड वाले पर है, 75 लाख सिल्वर पर, ब्रॉन्ज पर 50 लाख है। ऐसे ही अनगिनत योजनाएं बिहार सरकार चला रही है। और हम जब से आए हैं लगातार सर्टिफिकेट की बात हो या उनके जीवन
अभी कुछ लोग ने रिसर्च कर रहे हैं, जेएनयू वाले ने। हमारे वेबसाइट पर देखिएगा पब्लिकेशन और रिसर्च भी है, कई रिसर्च को भी डाला गया है कि कैसे बिहार में दिव्यांगजनों का जीवन स्तर पहले से बेहतर हो रहा है। मैं बोलते रहूंगा तो मैं सारा समय मैं ही ले लूंगा तो मैं चाहूंगा कि मुझे अभी कभी और मौका मिले तो निश्चित मैं हर एक मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से, क्योंकि मैं अभी एक ब्लॉक में विजिट करने आया हूँ, मैं यहाँ से बता रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप कभी और समय अगर उत्तर प्रदेश के जनता को या दिव्यांगजनों को या बाहर लोगों को या भारत के किसी क्षेत्र में, मुझे लगातार मुझे खुशी हो रही है, मुझे तेलंगाना से, तमिलनाडु से, केरला से, अब उड़ीसा से, सभी स्टेट के जो लोग हैं, दिव्यांगजन हो या आपके जैसे लोग हैं, मुझे वेबिनार में बुलाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं कई राज्यों में विजिट भी किया हूँ। तो इस तरह अपनी योजनाओं हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे स्टेट में काम हो रहा है बाकी स्टेट को भी जानकारी हो। मैं उम्मीद है कि आपके स्टेट में भी इस तरह के काम होते हैं। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं विदा भी चाहूंगा क्योंकि मुझे अन्य काम में यहाँ पर दूसरे ब्लॉक में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना महंगे समय दिया। सर आपसे निवेदन था कि 2-3 प्रश्न आए हैं आपके परिक्षेत्र से, अगर आपका आदेश हो तो उन्हें ले लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, 2-3 प्रश्न ले सकते। धीरज गुप्ता जी हैं, इन्होंने लिखा है मैंने आपके मगध लोक अदालत में आदेश के बाद भी राशन कार्ड अभी तक प्राप्त नहीं किया है, कब मिलेगा राशन कार्ड? अच्छा, राशन कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है तो राशन कार्ड प्राप्त नहीं होने का उनका आरटीपीएस से समय लगता है, 30 दिन का समय लगता है। अगर उनका नहीं हुआ है तो वो बता देंगे, हमारे व्हाट्सएप पर भेज देंगे। मैं वहाँ के जो हमारे एमओ होते हैं और हमारे डीएसओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, मैं पर्सनली मॉनिटरिंग करता हूँ। मैंने ही सब जगह बोला था कि इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बिहार का जो मैटर है वो हमारे व्हाट्सएप पर भेजें। हमने आदेश दिया है, आदेश का तो पालन होता ही है। समय थोड़ा लगता है, प्रक्रियाधीन होती है, कुछ पेपर डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, या जो अंत्योदय यानी योजना में जोड़ना है तो उनका इनकम सर्टिफिकेट या बाकी चीज को भी देखा जाता है। तो किसी कारणवश कोई पेपर की कमी रहेगी, लेकिन मेरे मालूम है मैं जो एक पूरा 3,20,000 जो और जितने भी समस्याएं थे सभी का समाधान हुआ है, तो इनका भी समाधान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जितने भी लोग राशन कार्ड से संबंधित लिखे हुए हैं सभी से निवेदन है सर से संपर्क करके अपनी अपनी समस्याओं का निदान करा लें। एक और जन है सर, यूडीआईडी के संदर्भ में लिख रहे हैं, सर मैं उमाकांत कुमार दिव्यांग हूँ 85% पालीगंज प्रखंड का, मिल्की से मेरा यूडीआईडी ऑनलाइन 4 माह पहले सिविल सर्जन कार्यालय आ गया, मैं 4 माह से आ रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, कोई बात नहीं है। और मैं जो पटना का जो यूडीआईडी के हर जिला के यूडीआईडी इंचार्ज होते हैं, मैं उनका नंबर उनको शेयर कर दूंगा। कहीं ना कहीं कोई पेपर होता है, कभी क्या होता है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का संगारित नहीं होता है, कार्यालय में मिलता नहीं है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स होते हैं या फर्जी सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो इनका वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तभी सर्टिफिकेट बनेगा। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अप्लाई कर दिए और आपका बन जाए। सरकार को आप दिव्यांग हैं कि उसका रिकॉर्ड को चेक करना पड़ता है। और अगर इस तरह की चीजें हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे बिहार के लोगों को भी इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए बोला था। उसको पता नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश से इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। और दिव्यांगजनों को बोल दूं, ये प्रोग्राम जो है उत्तर प्रदेश लखनऊ के से संचालित हो रहा है। बिहार आप लोग को जो अगर कोई किसी ने शेयर किया है लिंक, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए है। बिहार के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप जरूर शामिल हो। और मैं तो हमारे यहाँ ऑनलाइन कंप्लेन की बात होती है, ऑनलाइन के अलावा हमारे पास हमारे जो है वेबसाइट पर एक कंप्लेन का लिंक दिया हुआ है, यानी हमारे डायरेक्ट कोर्ट में जो है हम हमारा लिंक दे सकते हैं। और सभी का हो रहा है, जिनका नहीं हुआ है तो हमारे व्हाट्सएप पर भेजे, मैं पर्सनल वहाँ का नंबर शेयर कर दूंगा और सभी का समाधान होगा। जो बचे खुचे हैं, समय तो लगेगा ही, क्योंकि बिहार में 51 लाख पॉपुलेशन दिव्यांगजन है। तो अभी शुरुआत हुई है, तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य हमारा है। सभी का समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सही कहा कि आपके यहाँ जो ऑनलाइन पोर्टल आप लोगों ने बना रखा है उस पर जाकर के जितने भी भाई यहाँ अपनी बात लिखे हैं उनसे निवेदन रहेगा कि सर को सीधे वहां पर अपनी समस्या आप लिखें, जिससे सर उससे अवगत हो सके और आप लोगों की समस्याओं का जितना अधिक से अधिक, जितना तीव्र से तीव्र समाधान हो उतना कर सके। इतनी भारी संख्या होने के कारण कुछ न कुछ समस्याएं देर से या धीरे धीरे होती है, इसमें थोड़ा पेशेंस रखते हुए हम लोगों को उन समस्याओं का समाधान लेना चाहिए।
इसमें कोई जल्दीबाजी की हमको बात लगता नहीं है है। किसी ने लिंक को शेयर कर दिया है बिहार के, जो क्योंकि बिहार में हमारे मोबाइल से करीब 6 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो जी किसी कारणवश आपको शेयर हो चुका होगा। तो बाकी लोग बिहार में हमारे ब्लॉक विलेज लेवल पर डीपीजी है, डिजेबल पर्सन ग्रुप है, पंचायत लेवल पर है डिजेबल पर्सन ग्रुप, ब्लॉक लेवल पर है, और सब डिवीजन लेवल पर और जिला लेवल पर। तो किसी कारणवश लिंक शेयर हो गया होगा तो आप लोग जुड़ गए होंगे, कोई बात नहीं। सोशल ऑडिट हो रहा है, आपके माध्यम से भी कम से कम हमारे तक लोग पहुंच पा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब मैं विदा चाहूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं प्री ऑक्युपाइड हूं, मैं दूसरे कामों में जी जी, व्यस्त बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना महंगी समय दिया, हमारे बीच आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप मीटिंग बीच में होल्ड करके आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद सर। तो जैसा आपने देखा सर थोड़े व्यस्तता में थे, एक लंबी मीटिंग में थे। जितने भी लोग अपनी समस्याएं राशन कार्ड से संबंधित लिखे हैं या वेरिफिकेशन से संबंधित लिखे हैं, मैं यूडीआईडी के संदर्भ में कुछ आपको अपने व्यक्तिगत राय दे दूं, जो मैं अपने यहाँ इस्तेमाल कराता हूं या बनवाने के लिए। होता क्या है मैं आपको बताऊं, यूडीआईडी के लिए जब सीएमओ कार्यालय में वेरिफिकेशन होने के लिए जाता है तो वहां दो क्रिटिकल स्थिति आती है। पहली तो ये कि अगर 10 साल पुराना सीएमओ सर्टिफिकेट है, 15 साल पुराना सीएमओ सर्टिफिकेट है, तो उसका कोई रजिस्टर नहीं मिलता। अब उसके बाद एक समस्या और आती है, आप जानते हैं अधिकारी गणों का तबादला होता रहता है। उस दौरान किस सीएमओ साहब ने आपको सर्टिफिकेट जारी किया था और किन परिस्थितियों में जारी किया था, अब उसका कोई रजिस्टर्ड अभिलेख भी नहीं होता, जिसके कारण वर्तमान में जो सीएमओ साहब होते हैं वे उस प्रमाण पत्र को वेरीफाई करने में कहीं बचते हैं या डिले करते हैं। तो इससे बचे कैसे? इससे बचने का एक बहुत बेहतरीन उपाय है, मैंने ये करके देखा है, अपने बच्चों को बताया, अपने साथियों को बताया। आप क्या करें, एक दिन होता है सीएमओ कार्यालय का, चाहे मंगलवार हो, बुधवार हो, सोमवार हो, या चाहे जहां का जो दिन हो, आपको पता चलता ही होगा। उस दिन सीएमओ साहब एक कैंप लगाते हैं, जिस कैंप में वे सभी को सीएमओ सर्टिफिकेट उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करके देते हैं। उसके 4 दिन बाद मिलता है, 10 दिन बाद मिलता है, जिसकी जैसा भी हो रहा। आप भी, आपने बनवाया है, आप ऑलरेडी सर्टिफिकेट पा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, आप एक फॉर्म ले लें, उस लाइन में लगे जिस लाइन में अभी फ्रेशर लगे हैं सीएमओ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लगे, और अपना जो यूडीआईडी कार्ड आपने भरा है, जिसका वेरिफिकेशन सर के पास गया है, उसको भी साथ में रखें और उनके सामने उपस्थित हो, फिजिकल वेरिफिकेशन कराएं, तथा जो यूडीआईडी कार्ड के लिए आपने प्रपत्र जमा किया है वो सारे प्रपत्र उनके सामने रख दें। अब 2 चीजें क्लियर हो जाती हैं। पहली तो ये कि आप जिस श्रेणी के विकलांग जन है उस श्रेणी में आप विकलांग हैं। दूसरा यह, सीएमओ सर्टिफिकेट में जितना दिव्यांगता का प्रतिशत रखा है वह आपको फिजिकल तौर पे देखने के बाद सीएमओ साहब प्रमाणित कर लेते हैं। और उसी समय एक बहुत आपके पक्ष की घटना घटती है कि वो तुरंत ऑन द स्पॉट आपके उस कागज को वेरीफाई करने के लिए आदेश भी जारी कर देते हैं, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाता है। तो इस तरीके से आप ये जो 4 महीने से जाकर वहां पूछ रहे हैं क्लर्क साहब से या किसी और साहब से कि हमारा वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं, इससे बचने के लिए अच्छा होगा कि आप सीधे वेरिफिकेशन कराने के लिए व्यक्तिगत उपस्थित हो जाए उस दिन जिस दिन उन्होंने अपने यहाँ सीएमओ सर्टिफिकेट बनाने का कैंप लगाया है। सप्ताह में या 15 दिन में कहीं कहीं लगेगा। वहाँ सिविल सर्जन ऑफिस में गए थे जी, वहाँ दिव्यांग सर्टिफिकेट मांगे, आधार कार्ड मांगे, और जो रिसीविंग होता है वो मांगे थे। आवेदन लिख के दिए सिविल सर्जन ऑफिस में जाकर, कहे कि जाइए 2-4 दिन में आपका पहुंच जाएगा। अभी तक नहीं पहुंचा है सर।
देखिए सर, नागेश सर, नागेश सर थोड़ा सा मैं भी इस पर अवश्य बताएं, बोल सकता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जैसे नागेश सर ने बताया कि फिजिकल वेरिफिकेशन किन्हीं मायनों में, मतलब कभी कभी जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं यूडीआईडी कार्ड के लिए तो फिजिकल वेरिफिकेशन होना ज़रूरी होता है। होता क्या है कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वैसे ही एक ईमेल आपके कंसर्न सीएमओ के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो ईमेल आपके कंसर्न सीएमओ के पास पहुंचता है, सीएमओ की जिम्मेदारी होती है कि वो उस ईमेल को वेरीफाई करें और वेरिफिकेशन के बाद में आपका जो यूडीआईडी कार्ड है वो प्रोसेस में आ जाए। लेकिन जैसा सर ने बताया कि वो सीएमओ ईमेल के द्वारा ईमेल पर तुरंत वेरिफिकेशन नहीं करते और कोशिश यही करते हैं कि वो कैंडिडेट जो दिव्यांग है वो वहाँ पर पहुँचे और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आए, जिससे कि हम उसको देखकर या उसके सर्टिफिकेट को देखकर वेरिफिकेशन करा पाएँ। इस केस में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे क्लर्क बैठे होते हैं और वो क्लर्क क्या करते हैं आपसे, उनका ये काम है, वो बोलते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर दीजिए और आपको 2-3 दिन में, जैसे इन्होंने भैया ने अभी बताया, दिनेश कुमार ने बताया कि वो क्या करते हैं कि 2-3 दिन आपका हो जाएगा और आप यहाँ पे रख दीजिए और चले जाइए। उस केस में मैं आपको बताता हूँ, आपकी जागरूकता के लिए बताता हूँ कि आप क्या करिए, आप उनको बताइए कि सर जो ये रिसिप्ट पे नंबर लिखा, जो रिसिप्ट पे डेट लिखी है और टाइम लिखा है, इसी टाइम पे आपके पास एक ईमेल आया है। अगर आप उस ईमेल को खोलकर अभी वेरिफिकेशन कर देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि दिव्यांग जन को जानकारी नहीं है, दिव्यांग को इस बारे में जानकारी नहीं है, तो वो आपको बहलाने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अभी क्या हुआ है कि मैंने हमारा एक यूट्यूब सीआरसी लखनऊ करके यूट्यूब चैनल है और उसमें एक स्वावलंबन कार्ड का मैंने एक वीडियो डाला है। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट के जो स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं यूडीआईडी कार्ड के लिए, उनके नंबर वहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो वो नंबर जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर मिनिस्ट्री के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा दिए गए हैं। उन नंबरों पर कॉल करके आप तुरंत कंप्लेंट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि भाई ये जो हमारा यूडीआईडी कार्ड अभी तक कैसे नहीं आया, इतना टाइम हो गया है। और अगर वो पूछें कि एक नंबर कहाँ से प्राप्त हुआ तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मिनिस्ट्री के द्वारा ये नंबर हमें मिला है और हमारी जो है यूडीआईडी कार्ड से जो समस्या है यूडीआईडी कार्ड को लेकर वो ये है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे वो लिस्ट मिलेगी। साथ साथ में मैं नागेश सर को भी उपलब्ध करा दूंगा कि वो भी अपनी जो भी वीडियोस इस तरीके की होती हैं उनमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिस्ट डाल दें, जिससे कि वो पूरे भारत में हर स्टेट में जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं उसमें उनका नाम और उनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। आपको जरूर वहां से सहायता मिलेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक दीपक कुमार जी ने पूछा है, हेल्प कीजिए सर, मैं जीएनएम करना चाहता हूं। दीपक कुमार जी, मैंने आपको बताया, लेकिन आप हमारे प्यारे भाई हैं, शायद समझ नहीं पाए। मैंने आपको कहा आप जिस कॉलेज से कोर्स कर रहे हैं वह कॉलेज जिस भी राज्य के अधीन आता है, छात्रवृत्ति उस राज्य की सरकार के अधीनस्थ का मामला होता है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी एक मेडिकल कॉलेज से जीएनएम का कोर्स करना चाहते हैं तो आप कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति जैसे सबको देगी वैसे आपको भी देगी। उसमें ये नहीं देखा जाता कि आप बिहार के हैं कि राजस्थान के हैं, उसमें ये होता है आप कौन से कॉलेज के हैं, ये डिपेंड करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, आप लोग आए। सर का समय बड़ा व्यस्त था, इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोग सिर्फ 40 मिनट चला पा रहे हैं।